नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट PCS में। आज हम बात करेंगे आखिर क्या है फ़लस्तीन और इज़राइल का विवाद। गाज़ा पट्टी के हमास को हथियार आखिर कौन दे रहा है और यहाँ पे इंडिया किसे सपोर्ट कर रहा है, ये सब हम आज बात करेंगे। हमास आखिर है क्या, गाज़ा स्ट्रिप क्या है, वेस्ट बैंक क्या है। जैसा कि दोस्तों आपको इस मैप में दिख रहा होगा, ये इज़राइल का मैप है। इसमें ये जो वेस्ट बैंक है, ये यहाँ पे फ़लस्तीनी लोग रहते हैं और यहाँ जो दूसरा ये गाज़ा है, यहाँ भी ये फ़लस्तीन के अंदर में आता है और जो बाकी बचा हुआ एरिया है ये इज़राइल का है। ठीक है। इसके बाद अगर हम इसकी बैकग्राउंड स्टोरी के ऊपर जाएं तो 1918 में ये जो स्काई ब्लू कलर का मैप आपको दिख रहा है, इसमें सबसे पहले जो ये मैप है ये फ़लस्तीनियों का है और जो ब्लैक डॉट्स हैं इसमें ये इज़राइल थे। फ़लस्तीन वाले जो लोग थे इसमें बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, एंगर थे, हमेशा चाहते थे कि ये इज़राइल पे कब्ज़ा कर सकें। लेकिन इज़राइल ने अपने आप को धीरे धीरे डेवलप किया और इज़राइल ने 1947 में देखिए अपने आप को थोड़ा और ज़्यादा डेवलप करके थोड़ा लैंड ज़्यादा हथिया लिया। उसके बाद 1960 में इज़राइल ने काफ़ी ज़्यादा कवर किया और फ़लस्तीन सिर्फ 3 भाग में बचा था। उसके बाद 2017 में जैसे आपने देखा, इज़राइल ने पूरा कब्ज़ा करके सिर्फ फ़लस्तीन को वेस्ट बैंक और गाज़ा स्ट्रिप में छोड़ दिया है। इसका जो हिस्टोरिक वो था, इसमें जो पहले जो थे इसमें 100% जो था फ़लस्तीन के पास था, लेकिन 1947 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था UN और उसके बीच में, UN में। तो उसमें क्या हुआ, इज़राइलियों को इसमें सिर्फ 44% मिला और फ़लस्तीनियाँ जो थे उनको 48% मिला। इसके बाद 1967 में इज़राइल ने 22% सिर्फ इसको दिया फ़लस्तीन को और सारा कब्ज़ा कर लिया। फिर फ़लस्तीन के पास अगर प्रेजेंट डे में देखें सिर्फ 15% बचा है और इज़राइल का कहना है कि हम इसे ये भी नहीं छोड़ेंगे और पूरा इसे बर्बाद करके रखेंगे। अब आखिर इसका कारण क्या है, फ़लस्तीन इतना कि कम कैसे होता जा रहा है और इज़राइल इतना बड़ा कैसे होता जा रहा है और ये आपस में कैसे बटे। तो चलते हैं अपने पूर्वजों के पास, ब्रिटिशर्स। आखिर यही है सबके कारण। इन लोगों ने 1947 में इंडिया और पाकिस्तान को बांटा। देखिए IP, इंडिया और पाकिस्तान, और फिर इन्होंने इज़राइल और फ़लस्तीन को बांटा I और P में। ये लोग सिर्फ यही काम करते हैं, IP में बांटते रहते हैं, IPL खेलते रहते हैं। यही कारण है आज तक ये लोग वर्ल्ड कप नहीं जीते थे, लेकिन जीत गए, वो भी गलती से। इन लोगों को और कुछ नहीं आता है, सिर्फ यही बांटना आता है। बंटवारे के अलावा इनका कोई काम नहीं है। इसके बाद अंग्रेज़ों का एक और यूनाइटेड नेशन का ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना 14 मई 1948 में हुई थी। इसने, जैसे कि इस मैप में देख रहे हैं, सेकंड मैप में इज़राइल को सिर्फ 44% इन्होंने दिया था और फ़लस्तीनियों को 48% दे दिया था। अब बाकी बचा 8%। UN भी कम नहीं था, इसने अपने पास रख लिया जेरूसलम, जो इसके अंडर में आता है। UN ने जेरूसलम को अपने पास रख लिया और इज़राइल को 44% और फ़लस्तीनियों को 48% दिया। फिर जो जेरूसलम आखिर है क्या, जेरूसलम जो UN के पास है उसमें एक ओल्ड सिटी आती है शेख ज़र्रा के नाम से। वैसे शेख ज़र्रा इतना पॉपुलर क्यों है उसके भी आगे हम आपको बताएंगे। जेरूसलम में जो मुसलमान भाई हैं हमारे, वो 3 उनका जो मेन जो धार्मिक स्थल है वो है मक्का, मदीना और अल-अक़सा मस्जिद। जो मक्का है, देखिए जैसे आपको इसको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये ऊपर जो है ये मक्का बहुत बड़ा है, लेकिन सिर्फ हमें दिखाया क्या जाता है, ये इतना सा मक्का जो हमें इतना दिखाया जाता है। मदीना भी देखेंगे तो अब बहुत बड़ा है, लेकिन हमें सिर्फ इतना सा पोर्शन इसे दिखाया जाता है। जो मक्का मदीना है हमारा, सऊदी अरब में दिख रहा है, मिडिल ईस्ट का जो आपको मैप दिख रहा है उसमें सऊदी अरब देश है, वहाँ पर मक्का और मदीना है। और जो हमारा अल-अक़सा मस्जिद है, इसका अल-अक़सा मस्जिद जो है हमारा इज़राइल में, यहाँ पे जेरूसलम के अंदर शेख ज़र्रा में आता है। ठीक है। इसके आगे हम बात करें तो शेख ज़र्रा में आखिर इतना पॉपुलर क्यों और इसके आखिर वजह क्या थी। तो करीब 150 साल पहले जो अरब मर्चेंट्स, ये थे लोग थे, अरब के लोग, उन लोगों ने इज़राइली जो मर्चेंट्स थे उनको ये ज़मीन बेच दी थी। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा वहाँ के कि भाई आपने यहाँ की ज़मीन इन्हें बेच दी है, और इज़राइल की जो मोसाद एजेंसी है उसने भी कहा कि भाई यहाँ पे थोड़ा हमें फ़लस्तीन वाले जो लोग हैं इनसे थोड़ा थ्रेट भी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, आप यहाँ से इनको खाली कराइए। तो फिर हल्ला होने लग गया कि भाई क्यों भाई ऐसे खाली कैसे कराइए, तो ज़मीन हमारी है, हम यहाँ रह रहे हैं। तो इन्होंने कहा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपने तो ये ज़मीन 150 साल पहले ये अरब मुस्लिमों ने इन्हें बेच दी थी इज़राइली वालों को, तो भाई ये आपकी ज़मीन कैसे हुई, ये तो इनकी ज़मीन हुई। तो इसके लिए हंगामा हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि भाई आप ये मकान जो इनके हैं तोड़ दीजिए। तो 150-200 मकान इनके तोड़ दिए गए। इसके बाद बहुत ज़्यादा फिर प्रोटेस्ट वगैरह हुआ शेख ज़र्रा के लिए। फिर अगर बात करें सेम इसी चीज़ की दूसरी जगह टर्की में, तो टर्की में वहाँ पे एक सुल्तान हुआ करते थे, यहाँ के सुल्तान थे मोहम्मद अल फतेह। इन्होंने क्या किया था,
इन्होंने ये जो आपको हजिया सोफिया दिख रहा है, ये पहले चर्च हुआ करता था। इन्होंने इस चर्च को ख़रीद लिया था, लगभग ख़रीद के इन्होंने इसे मस्जिद में डेवलप कर दिया। तो भाई इसे मस्जिद बना दिया इन्होंने, ठीक है। तो मस्जिद में डेवलप किया, तो लेकिन इसे फिर जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुआ उसके बाद इसे कहा गया यूएन द्वारा कि इसे भाई मस्जिद नहीं रहेगा, इसे म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दो। तो जो टर्की के आपको दिख रहे हैं चाचा, इन चाचा ने कहा नहीं नहीं भाई ये कैसे हो सकता है, ये तो म्यूज़ियम था, ये हमारी ज़मीन खरीदी हुई है, आप इसे ये तो मस्जिद था, ये तो हमारी ज़मीन खरीदी हुई, आप इसे म्यूज़ियम कैसे बना सकते हैं। तो सेम बात भाई साहब जी यहाँ पे देखें तो ये जो शेख ज़र्रा है ये आपके ही लोगों ने, अरब मुसलमानों ने इन्हें दिया था, किसे, इज़राइल के लोगों को। तो यहाँ पे भी सेम बात है, आपके लिए यहाँ पे भाई जो मस्जिद था वो मस्जिद ही रहेगा, और यहाँ पे सेम इज़राइल वालों के लिए भी जो उनकी जगह जो उन्होंने ख़रीदी है, तो इज़राइल वालों के लिए भी वो जगह सेम रहनी चाहिए, उनकी ख़रीदी ज़मीन उनके पास रहनी चाहिए, आपके पास रहनी चाहिए। नहीं भाई, लेकिन ये अलग ही अपने आप को खलीफा समझते हैं। इनका क्या आजकल वायरल चल रहा है, साडा कुत्ता कुत्ता तोड़ा कुत्ता टॉमी, यही हाल है इन लोगों का बस, और कोई है ही नहीं। तो जो ये अलकासा मस्जिद है जेरूसलम में आता है, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ, जेरूसलम, आखिर इसकी वजह क्या है कि जो यहाँ पे शेख ज़र्रा को इतना ज़्यादा पॉपुलर किया गया और इतना ज़्यादा मतलब बवाल हुआ, कोई ना कोई तो वजह रही होगी। और इसकी वजह थी यहाँ पे इन लोगों ने, जो मोसाद एजेंसी है उसको लगा कि यहाँ फ़लस्तीनी लोग यहाँ पे अपना नमाज़ पढ़ते हैं, यहाँ पे कुछ मतलब बवाल हो सकता है। और उसके बाद ये बेंजामिन नेतन्याहू जो आपको दिख रहे हैं नीचे, इन्होंने यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस घुसा दी मस्जिद में। तो इसका बहुत ज़्यादा इनका विरोध हुआ कि भाई सिक्योरिटी फोर्स कैसे घुसा सकते हैं आप मस्जिद में। तो उसके बाद इन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस घुसा दी और वहाँ पे लाठी वाठी थोड़ा बहुत, और फिर ये सिक्योरिटी फोर्सेस है तो इन्होंने बम गोली वोली भी थोड़ी मतलब मार दी। तो उसके बाद बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रोटेस्ट होने लग गया। तो फिर बात करते हैं इसी की, शेख ज़र्रा से पीछे चलते हैं और बात करते हैं फ़लस्तीनियों का जो लैंड लॉस होता होगा आखिर क्या हुआ। 1946 में इन्होंने इतना था, उसके बाद 1947 में जब पार्टीशन हुआ तो फ़लस्तीन सिर्फ 3 भाग में बचा, और 96 में फिर इन्होंने वॉर लड़ी। ये लोग मानते नहीं थे, सिर्फ हम इनका काम था कि हमें हराना है, इन्हें इज़राइल को हराना है, उनका ज़मीन कब्जा करना, और ये उल्टा पड़ गया। और ये लोग ही देखिए मैप में जैसे गायब होते जा रहे हैं। और 2005 में तो एकदम सिर्फ ये वेस्ट बैंक डॉटेड वाला जो है और इधर गाज़ा स्ट्रिप इतना बचा हुआ है। तो अब इज़राइल का कहना है कि हम इन्हें इतना भी नहीं छोड़ेंगे, उनको पूरा कच्चा चबा देंगे और इनको यहाँ से मैप से ही गायब कर देंगे। और अब बात करें तो जो ये गाज़ा स्ट्रिप है, इसमें कौन लोग रहते हैं, इसमें गाज़ा स्ट्रिप में यहाँ पे हमास एक है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, वो है। और जो वेस्ट बैंक है ये लोग शांत, यहाँ फ़लस्तीनी जो लोग रहते हैं ये लोग शांत रहते हैं। और इनके जो वेस्ट बैंक में जो शांत वाले लोग हैं किसके, अरब मुस्लिम के मतलब सपोर्टेड हैं ज़्यादातर, वो हैं। और जो फ़लस्तीन दूसरी जगह जो रहते हैं गाज़ा में, वहाँ पे इनका टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इनका हमास, जिसको कहते हैं हमास। अब ये हमास क्या करता है, ये हमास जो इसका कोई काम नहीं है, बस इज़राइल पे अपना रॉकेट छोड़ता रहता है। ये जो आपको दिख रहे होंगे मैप में, ये इनके छोटे छोटे जो रॉकेट हैं रॉकेट लॉन्चर से भेजते रहते हैं। इन रॉकेट का नाम है कासल रॉकेट। ये ज़्यादा रेंज के नहीं होते, शॉर्ट रेंज के होते हैं, 3-3 लाख रुपए के आते हैं। लेकिन ये इतने ज़्यादा मतलब ये एक बार में छोड़ देते हैं 1000-1200 इतने रॉकेट, जिसकी वजह से मतलब इज़राइल को थोड़ा नुकसान हो जाता है। अब ये भी कम नहीं है हमास, अब हमास ने और मतलब लॉन्ग रेंज के रॉकेट मतलब डेवलप कर लिए हैं, जो है कासम रॉकेट। अब कासम रॉकेट की रेंज देखिए, जैसा आपको मैप में दिख रहा होगा, ये पूरा तेल अवीव से लेके जेरूसलम में पूरा इज़राइल कवर कर ले रहे हैं, जो इज़राइल के लिए मतलब टेंशन की बात हो गई है आखिर। लेकिन हमास जो है इसके पास ये मतलब हथियार ये सब आते कहाँ से हैं, तो इसके पीछे हमारे चाचा जो है ओबामा चाचा, उनका हाथ है। ये सब का पूरा प्लान रहता है, सिर्फ रॉकेट बनाओ, हथियार बनाओ और बेचो और लड़ाई कराओ, और कुछ काम नहीं रहता है इन लोगों का। तो जो ईरान है, ईरान कंट्री यहाँ से इन्हें अपने देश से रेड सी के होते हुए इजिप्ट से करते हुए यहाँ गाज़ा में इन्हें रॉकेट ये हथियार पहुँचाते हैं, ताकि ये इज़राइल के अगेंस्ट मतलब रॉकेट छोड़ सकें और इज़राइल को मतलब ख़त्म करने की कोशिश कर सकें। लेकिन इज़राइल बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, जो इनके रॉकेट से इनका इज़राइल पे कुछ नहीं होता, क्योंकि इज़राइल ने एक आयरन डोम मिसाइल डेवलप कर रखा है, डिफेंस सिस्टम, जो कि इनके रॉकेट को हवा में ही मार गिराता है। जैसे देखिए आपको दिख रहा होगा, गाज़ा से यहाँ पे शॉर्ट रेंज के रॉकेट जब छोड़ते हैं तो इनके पास आयरन डोम मिसाइल है इज़राइल के पास, जो कि रडार में इसको कैप्चर करके हवा में ही फोड़ देते हैं। लेकिन ये जो आयरन डोम मिसाइल 90% तक रॉकेट को तो गिरा देता है हवा में, लेकिन फिर भी जो 10% जो रॉकेट रह जाते हैं वो इज़राइल के कहीं ना कहीं सिविलियन को मतलब नुकसान पहुंचा देते हैं, जो कि एक टेंशन की बात रहती है। लेकिन फिर भी इज़राइल 90% तक इनके रॉकेट को हवा में गिरा देता है। इसीलिए इज़राइल का आयरन डोम डिफेंस सिस्टम में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है पूरे वर्ल्ड में। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे इज़राइल का
ये आयरन डोम मिसाइल सिस्टम ऊपर यहाँ पे लॉन्च हो रखा है और यहाँ से इन्होंने देखिए कितने सारे रॉकेट एक ही बार में छोड़ रखे हैं। ये इनको यहीं पे हवा में गिरा देगा, फिर जो कुछ बाकी बचे हुए रह जाएंगे कहीं ना कहीं यहाँ पे ये सिविलियन प्लेसेस में गिर जाते हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान इजराइल को हो जाता है। अब बात करें कि आखिर इन दोनों में सही कौन है, इजराइल और फ़लस्तीन में। इजराइल के ऊपर प्रेशर ये है कि अगर इजराइल हथियार नहीं उठाएगा तो इजराइल की जो खुद की ज़मीन है वो खुद ही नहीं, इजराइल जो हो जाएगा देश ही नहीं बचेगा। फ़लस्तीन और ये अरब कंट्री वाले सारे मिलकर इजराइल को खा जाएंगे। तो इजराइल के पास कोई ऑप्शन नहीं है हथियार उठाने के अलावा। दूसरी अगर पॉइंट पे बात करें तो यूएई और बहरीन का जो इजराइल के साथ मतलब समझौता हुआ था वो भी अब सोच रहे होंगे कि मतलब इजराइल से मतलब बैकअप करें। तीसरा यूएन में इजराइल का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अमेरिका, फ्रांस ये सब वीटो पावर यूज़ करे इजराइल को बचा लेंगे। इजराइल इतना डेवलप हो चुका है कि इजराइल को किसी दूसरे देश की इतनी ज़रूरत ही नहीं है। बस इजराइल में अभी एक टेंशन ये है कि वहाँ पे कोई लीडर नहीं है। अभी वहाँ पे मतलब बेंजामिन नेतन्याहू प्रेसिडेंट हैं, लेकिन वो अभी मतलब फुल पावर उनके पास अभी नहीं है। और रही बात यहाँ फ़लस्तीनी भाई साहब की बात करें तो इनके पास सिर्फ बचा क्या है, वेस्ट बैंक और गाज़ा स्ट्रिप। जो वेस्ट बैंक में है वहाँ पे शांति से रहते हैं आराम से, तो वहाँ बस पत्थर लाठी ये लोग यूज़ करते हैं। लेकिन जो गाज़ा में है वहाँ पे इनके पास हमास है, जो इजराइल कह रहा है कि हम हमास को पूरा ख़त्म करके मानेंगे और हमास का नामो निशान मिटा देंगे। और जो ये फ़लस्तीन वाले लोग हैं हमेशा लड़ने के तैयार रहते हैं, जैसे कि देखा आपने 1920 से लेकर अभी तक सिर्फ लड़ने के तैयार रहते हैं। जैसे आर्यंस थे, उनका कोई काम नहीं था, आपस में लड़ते थे। जैसे हमारे आर्यंस में कोई काम नहीं था, आपस में लड़ते रहते थे सुपीरियर फाइट के लिए। और वैसे ही इनका कोई काम नहीं इजराइल से लड़ने का, जो कि इन्हीं पर उल्टा पड़ रहा है और फ़लस्तीन का नामो निशान मिटता जा रहा है। अगर हम बात करें जो इजराइल कर रहा है फ़लस्तीन पे वो गलत है, लेकिन इजराइल के पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा पूरे देश में वर्ल्ड में किसके ऊपर जुर्म हुआ है, तो वो जुर्म हुआ है सबसे ज़्यादा यहूदियों पे। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद फ़लस्तीनियों ने, अरब ने, इन लोगों ने क्या किया, यहूदियों को एक कमरे में बंद करके पॉइजनस गैस डाल के उनको उसी में मार दिया था। तो सोचिए कितना ज़्यादा मतलब इन लोगों ने गलत बर्ताव किया है इजराइलियों के साथ। अब बात करें कि इंडिया क्या करे। इंडिया का देखिए पीओके जो है पाकिस्तान ने कैप्चर कर रखा है और अक्साई चिन जो है चाइना ने कैप्चर कर रखा है। चाइना का जो अक्साई चिन जो इन्होंने कैप्चर किया है नेहरू के टाइम में किया था, नेहरू जी के टाइम में, तो ये थोड़ी हमसे उस टाइम पे गलती हो गई थी। लेकिन मोदी जी जो हैं कोशिश कर रहे हैं कि इसे कहीं ना कहीं तरीके से पीओके और अक्साई चिन को अपना वापस ले सकें। अब लेकिन इजराइल जो है, इजराइल सिर्फ यहीं नहीं रुकेगा, हमास और गाज़ा को इसको ख़त्म करके नहीं मानेगा। इजराइल का और फ्यूचर प्लान ये है कि इजराइल ग्रेटर इजराइल में अपने आप को डेवलप करना चाहता है। इजराइल का देखेंगे इस मैप में, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, इजिप्ट को इतना कवर करना चाहता है, सऊदी अरब को भी आधा ऑलमोस्ट कवर कर लेगा, इराक को कवर करेगा, सीरिया का तो पूरा कच्चा सब आ जाएगा। तो इजराइल का पूरा मतलब समझिए लॉन्ग टर्म प्लान है पूरा ग्रेटर इजराइल बनाने का, और इसे कोई रोक नहीं सकता। 1967 में इनका युद्ध भी हुआ था 6 कंट्रीज के अगेंस्ट, पूरा इसने अकेले हरा भी दिया था इन्हें। और इजराइल बहुत ज़्यादा पावरफुल कंट्री हो चुका है, इन अरब मुस्लिम्स कंट्री तो इनके सामने टिकेंगी भी नहीं। तो अब बात करते हैं आखिर ये जो अरब कंट्रीज़ के आजकल ये देश के हैं, जो मुस्लिम कंट्रीज़ के लोग हैं, अपने आप को लीडर बनने लगे हैं, तो इनकी बात करना थोड़ा। अब चाइना में जो आपने सुना होगा यूगर मुसलमान के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा क्राइम होता है। शिनजियांग प्रांत में यूगर मुसलमान के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा क्राइम होता है। तो लेकिन वहाँ पे इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट होता है, सेव यूगर के नारे लगते हैं, प्रोटेस्ट होता है, लेकिन वहाँ कोई किसी इसके ऊपर बात नहीं करता है। वहाँ पे जब लेडीज़ लोग अगर घुटने से नीचे मतलब कपड़े पहन के जाएँ तो वहीं रोड पे उन कपड़ों को काट दिया जाता है कि मतलब घुटने के नीचे आप कपड़ा पहन नहीं सकते। इतना मतलब गलत बर्ताव किया जाता है चाइना में कि बता नहीं सकते हैं। और लेकिन इसके बारे में कोई नहीं कुछ बोलता है। तो देखिए जैसे आपको टर्की के चचा दिख रहे होंगे, ये चचा चाइना वाले के साथ हाथ मिला रहे हैं, क्योंकि चाइना तो इनका बाप है, ये तो कुछ कर नहीं सकते इनके अगेंस्ट। ये अरब वाले देख लीजिए भाईजान, तेल वाले भाई साहब, ये भी चाइना के साथ लगे। और ये अपने इमरान चचा, इनका तो बस कटोरा लेके काम नहीं है, बस भीख मांगते रहते हैं, ये चाइना के साथ हैं। तो ये लोग चाइना के अगेंस्ट कुछ बोल नहीं सकते हैं। लेकिन यहाँ जब इजराइल कर रहा है तो भाई इनको बड़ी दिक्कत हो रही है कि भाई हो मुसलमान, तब यहाँ कहाँ भाई तुम्हारे मुसलमान, यहाँ भी तो मुसलमान भाई होंगे तुम्हारे, लेकिन यहाँ पे इनको कोई दिक्कत नहीं है। ये इनका दिखता है मतलब कि टू फेस ऑफ अ कॉइन। अब बात करें इंडिया की। अब इंडिया एक बहुत बड़ी मुसीबत में है कि इंडिया आखिर सपोर्ट किसे करे। इंडिया अभी फ़लस्तीन को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन इंडिया चाहता है इजराइल को सपोर्ट करे। फ़लस्तीन को अगर इंडिया सपोर्ट नहीं करे तो जो अरब देश हैं वो इंडिया से मतलब गुस्सा हो सकते हैं, टेंशन इनकी बढ़ सकती है। अरब देश से हमारे को तेल आता है सबसे ज़्यादा, अरब हमारे सबसे पास पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे को तेल वहाँ से सस्ता पड़ता है। और वैसे भी इंडिया में भी इतना ज़्यादा तेल का रेट बढ़ चुका है 100 के आसपास। अगर हम फ़लस्तीन को सपोर्ट ना करें तो अरब देश हमें तेल नहीं देगा और इंडिया का इकोनॉमिकल बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है फ़लस्तीन को सपोर्ट करने के अलावा। लेकिन मोदी जी भी कम नहीं है। मोदी जी ने भाई इजराइल वाले बेंजामिन नेतन्याहू को बोला है, सुनिए भाई साहब, आप अगर हमारा ये पीओके और अक्साई चिन्ह हमें ला के दे दें तो
तो हमें कोई दिक्कत नहीं है आपको सपोर्ट करने में, हम खुला आपको सपोर्ट करेंगे। बस आपको POK, आप हमारा ये POK और रक्षा चिन्ह हमें ला के दे दें, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। तो ये इजराइल वाले भाई साहब भी समझ जाते हैं कि हाँ भाई इनका तो खुद का अपना मैटर इतना ज़्यादा फंसा हुआ है, तो हमें सपोर्ट कैसे करेंगे। लेकिन अगर इंडिया ने इजराइल को सपोर्ट किया कि इजराइल अभी इंडिया ने अगर इजराइल को सपोर्ट किया कि इजराइल ने जो ज़मीन कब्ज़ा कर रहा है फ़लस्तीनियों की, तो वो सही है, तो यहाँ से पाकिस्तान आ जाएगा कि भाई हमने जो POK की ज़मीन करी है कब्ज़ा वो हमारी हो गई। यहाँ से फिर चाइना आ जाएगा एक्साइड चेन में, जैसे आपको मैप में दिख रहा है कि भाई हमने कब्ज़ा करी तो हमारी हो गई, तो इंडिया फंस जाएगा। तो इसलिए इंडिया अभी इजराइल का मतलब सामने से सपोर्ट नहीं कर सकता है। इजराइल को पूरा मतलब हम समझा चुके हैं मोदी जी के द्वारा कि ये बात है भाई, आप हमारे को POK दिलाइए और एक्साइड चेन दिलाइए, हम आपको खुला सपोर्ट करेंगे। उसके बाद इजराइल जो हमारा बहुत ही ज़्यादा मतलब पुराना फ्रेंड रहा है। इजराइल ने हमारे को कारगिल की लड़ाई में, जब पाकिस्तान ने हमें धोखा दिया था 1999 में, कारगिल की जो लड़ाई हुई थी उसमें इन्होंने हमें सेंसर बम दिया था, जो इंडियन एयरफोर्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहा था, टारगेट एक एक्यूरेट टारगेट डिसाइड करके वहाँ पे स्पॉट करके बम गिराने में, और जिसकी वजह से हमने कारगिल में फतह प्राप्त करी थी। बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहा था। इंडिया और इजराइल का रिलेशन बहुत पुराना है और काफ़ी ज़्यादा ये अच्छे फ्रेंडशिप रिलेशन में है। इजराइल इंडिया को हर वक्त मदद करता रहता है, जैसे कि अभी भी इंडिया को इजराइल ने काफ़ी ज़्यादा मदद करी। ऑक्सीजन कंसनट्रेटर जो जितने भी ज़्यादा इंडिया को पहुंचाने में, सप्लाई देने में बहुत ज़्यादा इजराइल इंडिया की मदद करता है। तो इंडिया और इजराइल की फ्रेंडशिप में तो कोई इतना मतलब वो इससे मैटर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम बात करें कि भाई हम इनके मसले में क्यों पड़े, जब हमारा गलवान घाटी हुआ था तब कोई आया था हमें बचाने इंडिया से? इंडिया सिर्फ अकेले ही लड़ा था ना चाइना से, कोई और तो नहीं आया। सिर्फ चाइना से इंडिया अकेले लड़ा, हमने अपना निपटा। तो भाई तुम अपना निपटो, तुम अपना देखो भाई क्या तुमको करना है क्या नहीं करना, हम अपना देख रहे हैं तो बस। लेकिन इस मैटर से इंडिया और इजराइल के रिलेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इंडिया इजराइल का फ्रेंडशिप रिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छा है। इंडिया हमेशा इजराइल का सपोर्ट करता है और इजराइल भी इंडिया का सपोर्ट करता है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अच्छे से आपका इजराइल और फ़लस्तीन का जो ये कन्फ्लिक्ट जो था आपको समझ आया होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और अपडेट्स फॉर मोर अपडेट्स चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।